चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो 3 नियम है वो क्या क्या है। इन सारी बातों को हम लोग गौर करेंगे। और देखो, आज की जो वीडियो है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो रेलवे का एग्जाम देते हैं बच्चे, जो नीट का तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये जो आपका चैप्टर्स पढ़ता है आनुवंशिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपका कंपटीशन लेवल का बहुत सारा चीज जो ना, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, मतलब लगभग सारे विषय का बहुत ज्यादा टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आनुवंशिकी, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आप एक नाम सुने होंगे आनुवंशिकता का। आप देखे होंगे कभी कल क्या होता है कि जो गुण पिता में रहता है वही गुण बेटा में भी चला आता है। आप देखे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब माँ बाप के कुछ ना कुछ लक्षण बेटे में चले आते हैं। कभी कल ये देखने को मिलता है देखने को मिलता है कि अगर पापा को, यानी पापा को अगर टीबी हुआ है तो वही बीमारी बच्चे में भी चली आती है, टीबी आती है। तो भाई ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या चीज है कि जो कमी, जो अवगुण हमारे पूर्वज में है, वो गुण अगर अगले पीढ़ी वाले संतान में आ जा रही है तो ये क्या चीज है। देखो, इसको सबसे पहले जांच पड़ताल किया था ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने। इनको शॉर्ट में लोग मेंडल कहते हैं, चाहे ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। ठीक है ना। देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल बताते हैं कि एक इंसान का मतलब जो संतान होगा इंसानी होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग का संतान कछुआ, कुत्ता, हाथी, गधा ये सब जन्म लेगा, नहीं। एक इंसान का संतान इंसान ही जन्म लेगा, एक पक्षी का संतान हमेशा पक्षी ही जन्म लेगा, एक कुत्ते का संतान हमेशा या तो कुत्ता या तो कुत्ती होगा, मतलब कुत्ते के टाइप का ही होगा। एक बंदर का संतान हमेशा बंदर ही होगा, एक चिंपैंजी का संतान हमेशा चिंपैंजी ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई ये बात यहाँ पर आ रही है कि मनुष्य का संतान मनुष्य ही जन्म लेगा, लेकिन फिर यहाँ आनुवंशिकी गुण क्या जा रही है। देखो समझो, यहाँ पर हमें जानना है जेनेटिक्स, जिसको आनुवंशिकी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। इसी आधार पर हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। आनुवंशिकी जो चैप्टर पढ़ता है, जो आनुवंशिकता चैप्टर पढ़ता है, कहीं भी आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। देखो बुआ, जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मान लो कि मेरे अंदर अगर मान लो पापा का लंबाई बहुत ज्यादा है और बेटा का लंबाई भी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बेटा का भी लंबाई लंबा हो गया। अगर पापा बहुत सुंदर है, अगर पापा गोरे या बेटा काला पैदा हो गया, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कुछ ऐसा गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। देखिएगा, आपके भी खानदान में, आपकी खानदान के छोड़िए, अपने परिवार में लेकर चलिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका गुण आपके माँ बाप से टच करता होगा। तो ये जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना, यही गुण क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। कहने का मतलब है मनुष्य में कुछ ऐसा गुण होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब आज आप में है तो आने वाला वही गुण कुछ ना कुछ आपके बेटे में चला जाएगा, आपके बेटे से आपके पोते में चला जाएगा, परपोते में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण क्या होता है कि ट्रांजैक्शन होते रहता है, उसी को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे गुण मनुष्य में होते हैं जिसका हमेशा ट्रांजैक्शन हर पीढ़ी में होते रहता है। तो इसी गुणों के विचरण को, गुणों के संचरण को हम लोग आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन गुणों में कई बार डिफरेंट पड़ जाती है ना। अगर पापा लंबे है, बेटा क्या होता है, नाटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुण में जो डिफरेंट आ जाती है ना, उस गुण के डिफरेंट को हम लोग कहते हैं विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता का नाम सुने है ना। ठीक है ना। तो विभिन्नता में आपको अभी बाद में बताऊंगा। अभी समझिए आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? संतान में गुणों का विचरण करना। मतलब मनुष्य में लैंगिक क्रियाएं होती है। लैंगिक का मतलब सेक्सुअल रिएक्शंस उनमें होता है। समझ में आ रही है। उसी के द्वारा संतान पैदा होते हैं। तो भाई संतान पैदा होते हैं तो संतान जो पैदा होते हैं उनका अधिकांश गुण या कुछ ना कुछ गुण अपने माँ बाप से टच कर ही जाते हैं। मतलब होता है कभी कल क्या होता है कि बेटा या बेटी जो भी है माँ पर चले जाते हैं, माँ का कुछ गुण उनमें पड़ जाता है, कुछ पिताजी का गुण पड़ जाता है। तो ये क्या जो गुणों का ट्रांजैक्शन है, यही तो आनुवंशिकता है। समझ में आ रही है बुआ। आनुवंशिकता मीन्स हो गया गुणों का विचरण करना। एक मनुष्य में से वो लैंगिक क्रिया के दौरान जो मनुष्य पैदा हो रही, जो संतान, जो संतति पैदा हो रही है, उनमें यदि आपका गुण जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये हम आनुवंशिकी हो रही है। रियल में ऐसा होता भी है। ठीक है ना। मतलब आप देखिएगा, कई बार आपको गाँव का लोग बोलते होंगे कि आपका जो चेहरा थोड़ा सा अपनी माँ से मिलता है, अपने पापा से थोड़ा सा इसका चेहरा मिलता है, चाहे इसका आदत जो है ना पापा पर गया है, इसका आदत जो है ना मम्मी पर गया है। तो ये जो लोग कहते हैं ना, ये क्या है? आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ गुण का ट्रांजैक्शन हो जाना। समझ में आ रही बुआ। तो कुछ ऐसे गुणधर्म जो अपने संतान में चले जाते हैं, माता पिता के कुछ गुण, कुछ अवगुण क्या होते हैं कि
संतान में चले जाते हैं तो यहाँ जो गुणों का विचरण हो गया ना, गुण धर्मों का जो विचरण होगा वही विचरण क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है आनुवंशिकता। इसके बारे में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। उन्होंने मटर के पौधे मतलब बागानी मटर के पौधे गार्डन पी का मतलब यूज किया था, ठीक है ना। कैसे यूज किया था मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके सब बातें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे आनुवंशिकता क्या है, तो माँ बाप से जो गुण संतान में जाते हैं वही गुणों का विचरण वाली क्रिया क्या कहलाएगी, आनुवंशिकता कहलाएगी। यदि आपका गुण आपके संतान में चला गया, यदि आपका गुण आपके पोते में चला गया तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, आनुवंशिकता हो रहा है। यदि आप में कोई बीमारी है वही बीमारी आपके संतान में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता हो जाएगा। कई बार आप सुने होंगे जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि गंजापन, आदमी गंजा कैसे होता है, आदमी का बाल कैसे झड़ जाता है, उसके बाद और भी बहुत सा मैंने आपको बातें बताया था। बाल की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो अगर पापा का बाल झड़ा है मतलब वो टकले हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादातर संभावना बन जाती है कि उसका भी बाल झड़ जाएगा। तो ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिया हो रही है ना, आपका झड़ा तो आपके बेटे का झड़ेगा, तो ये आनुवंशिकता होगा। जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रही है वही क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है, ठीक है। अब देखो, अब आनुवंशिकता तो आपको समझ में आ गई। अब देखो कहने का मतलब है कि अगर मान लो कभी कल ये देखा जाता है कि अगर पापा जो है ना गोरे हैं, चाहे मम्मी या पापा दोनों गोरे हैं, और संतान जो जन्म लेता है वो करिया जन्म ले लेता है। अब ये सोचने वाली बात है कि पापा मम्मी गोरे हैं, बेटा करिया जन्म ले लिया। हुआ क्या, देखो हुआ तो संतान ही पैदा आपको हुआ है। यहाँ भी आनुवंशिक कुछ ना कुछ, अगर वो काला है तो इसका मतलब है कि माँ बाप का कुछ ना कुछ उसमें गुण गया होगा, एकदम पक्का है कि गया होगा। अगर माँ बाप कंजूस है तो बेटा भी कंजूस हो जाएगा, माँ बाप पैसा ज्यादा उड़ाने वाले हैं तो बेटा भी उड़ाने वाला बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुण चला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें चली आती है। देखिएगा अगर माँ बाप, देखो मतलब क्या होता है ना कि एक ही माँ बाप के 2-3 संतान अगर पैदा होते हैं तो कुछ तेज होता है सब, कुछ बोथार ग्रासी हो जाता है सब, और कुछ तलवारबाजी सब मारपीट में बहुत ज्यादा आगे रहता है सब। है एक ही माँ बाप के संतान लेकिन उनके गुणों में भिन्नता आ जा रही है, कुछ मतलब कुछ अलग टाइप को हो गए, कुछ अलग टाइप को हो गए संतान। देखिए ना, जहाँ 4-5 भाई होंगे, जहाँ 2-3 भाई होंगे, देखिए उसमें कुछ शांत स्वभाव का होगा, कुछ गर्म स्वभाव का होगा, कोई नॉर्मल होगा, है ना। तो आखिर है एक ही माँ बाप के पुत्र, आखिर वो तीनों एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता क्यों आ जा रही है। तो इससे मतलब गुणों में क्या होता है कि भिन्नता वहां पाई जाती है, उसी भिन्नता को हम लोग भिन्नता ही कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, ठीक है ना। विभिन्नता भी आपको जानना बड़ी जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूँ विभिन्नता 2 तरह के होते हैं, एक जन्निक होते हैं, दूसरा कायिक होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब संतानों में जो भिन्नता आती है, जो संतानों में मतलब जो अलगाव आता है कि एक माँ बाप के 3 संतान है, तीनों अलग अलग टाइप के हो गए, एक पढ़ने लिखने में तेज, एक बोथार ग्रासी हो गया, एक नॉर्मल हो गया, तो एक ही माँ बाप के तीनों संतान है। और कहीं ना कहीं तीनों में माँ बाप के गुण तो गया ही होगा, आनुवंशिकी की क्रिया वहां पर हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग गुण जा चुके हैं। इसी अलग अलग गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अब देखो विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्निक विभिन्नता होता है, दूसरा कायिक विभिन्नता होता है। देखो जन्निक विभिन्नता का मतलब क्या हो गया कि जो सेक्सुअल रिएक्शंस के बाद होता है, सेक्सुअल रिएक्शन के बाद मतलब जन्म की उत्पत्ति के बाद अपने आप उसमें विभिन्नता आने लगेंगी। अगर माँ बाप गोरे हैं तो बेटा करिया हो जाएगा, अगर माँ बाप लंबे हैं तो बेटा अगर छोटा हो गया तो ये क्या होगा, कोशिका वो क्रोमोसोम के कारण से हो गया, क्रोमोसोम के कारण से हो गया, समझ में आ रही बुआ। तो क्रोमोसोम के कारण से विभिन्नता आ जा रही है, जिसको हम लोग कोशिका सेल भी कह सकते हैं। कोशिकाओं के कारण से जो विभिन्नता आ रही है अपने आप आ रही है, ठीक है, तो वो कहलाता है जन्निक विभिन्नता। लेकिन हम लोग बाहरी वातावरण में रहने के कारण हमारे शरीर में जो विभिन्नता आती है, जैसे जलवायु के कारण, ताप के कारण, जैसे आप गर्मी में घामा में घूम रहे हैं, जन्म लिए हैं गोरे, घामा में घूमने की वजह से क्या हो गए, काले हो गए। तो ये जलवायु परिवर्तन से, टेम्परेचर परिवर्तन से, बाहरी वातावरण के कारण जो आप में परिवर्तन होता है, जो आप में विभिन्नता आती है, वो कहलाती है कायिक विभिन्नता। क्या कहलाती है, कायिक विभिन्नता। जैसे मान लो कि आप जब जन्म लिए होंगे तो आपका शरीर भी एकदम मुलायम होगा, हाथ तो और मुलायम होगा, लड़की के जैसे मुलायम होता है ना अंग, वैसे ही आपका भी मुलायम होगा। लेकिन हम लोग क्या होते हैं ना, टेम्परेचर में जलते बहुत ज्यादा। अगर एक लोहार हो, लोहार के लड़के को देखी जाए और लोहार को देखिए, लोहार जो लोहा पीटता है और लोहार का बेटा जो पढ़ने जाता है, दोनों को देखिए। लोहार का जो हाथ होता है एकदम बड़ी मजबूत होता है, एक मुक्का मार देगा ना तो 3200 आपका निकाल देगा। लोहार का हाथ और उसके बेटे का हाथ दोनों अंतर पड़ जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि वो जो है ना उसी वातावरण में जलता आ रहा है ना, क्योंकि वो आग के वातावरण में जलते आ रहा है, लोहा को पीटते आ रहा है, जिसके कारण से उसका हाथ मजबूत हो गया है। समझ में आ रही बुआ। तो विभिन्नता देखो, जन्निक विभिन्नता का मतलब क्या होगा, वो अपने आप विभिन्नता आप में आ जाएगी। समझ में आ रही है, मतलब क्रोमोसोम के कारण से। अगर मान लो आपके जो दादा थे वो थोड़ा सा
बौना थे, नाटे थे, लेकिन उनका जो बेटा लंबा हो गया, तो कहीं ना कहीं जो नाटेपन का गुण है वो खत्म नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो पोते में आ ही जाएगा गुण। तो ये क्या डीएनए के कारण से होता है, डीएनए और आरएनए। मैं इसके बाद वाले टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बस यही बायोलॉजी का एक टॉपिक बचेगा, अन्यथा लगता है कि बायोलॉजी का अधिकांश टॉपिक मैं क्लियर करवा दिया हूँ आपका, ठीक है ना। तो देखो जनिक विभिन्नता का मतलब क्या आ गया, क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण से, जीनी संरचना में परिवर्तन के कारण से जो विभिन्नताएं मनुष्य में आती है, समझ में आ रही है, तो वही कहलाता है जनिक विभिन्नता। आकायिक विभिन्नता का मतलब क्या होगा, बाहरी वातावरण की कनाप में जो परिवर्तन होगी, घाम में रहेंगे ब्लैक हो जाएंगे, जल में रहेंगे आपका शरीर क्या हो जाएगा, फूलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडी में घूमेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से पाला हो जाएगा, उस तरह से आपको अपने क्या हो जाएगी, ठंडी सहने की आदत हो जाएगी, समझ में आ रही है। तो बाहरी वातावरण के कारण जो हमें विभिन्नता आती है वो विभिन्नता कायिक विभिन्नता कहलाती है। तो आपको समझ में आ गई वो विभिन्नता क्या, विभिन्नता दो प्रकार की होती है, भी समझ में आ गई। अब जरा सा हम लोग ये देखते हैं आनुवंशिकी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। देखो आनुवंशिकी का पिता किनको कहते हैं, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इन्होंने बगानी मटर को लेकर आनुवंशिकी के बारे में ज्ञान दिया था, बताया था, ठीक है ना। लेकिन ये मतलब देखी जाए तो लगभग 24 वर्षों तक या 21 वर्षों तक इनकी बातों को कोई नहीं माना था। मतलब मर जाने के बाद इनके नियम को अलाउ दिया गया, उस समय तक इनके कहा नहीं जाता है कि जीने तक कोई इज्जत नहीं करता, मरने के बाद साला सब लोग आंसू बहाते हैं। वही जीते समय अगर सारे लोग कोई भी लोग अगर खड़ा हो जाता तो इंसान बच जाता है। वैसे ही ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ हुआ था, जब तक जिए थे तब तक इनको मान्यता ही नहीं मिली। लोग कहने लगे कि ये फालतू का नियम दे रहे, ये सब कोई आनुवंशिकी का गुण होता ही नहीं है। लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने देखा तो उनको मालूम चला कि अरे जो ग्रेगर जॉन मेंडल बता कि वो रियल में सही है, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनका प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया, देखा रियल में सही निकला, तो इनको बना दिया गया आनुवंशिकी का पिता बना दिया गया, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया इनको, समझ में आ रही है। तो आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी दी थी, इसी कारण से इनको पिता कहा जाता है, यानी ग्रेगर जोहान्स मेंडल, यानी इनको शॉर्ट में मेंडल भी कहा जाता है, चाहे ग्रेगर जॉन मेंडल भी कहा जाता है। इन्होंने 7 तरह के मतलब क्या किए थे, 7 तरह के जोड़े मटर का पौधे लिए थे। कभी लंबा ले रहे थे, कभी बौना ले रहे थे, कभी पीला ले रहे थे, कभी हरा ले रहे थे, कभी गोल ले रहे थे। कहीं ना कहीं 7 प्रकार के इन्होंने मटर का पौधा लिया, यानी एक मटर का पौधा में 2 गो ले रहे थे, समझिए, जोड़ा लेकर हमेशा चल रहे थे, समझ में आ रही। तो सोचिए तो टोटल कितने मटर के पौधे लेकर आनुवंशिकी का मतलब खोज किए थे, तो 14 पौधे लेकर 7 प्रकार के पौधे लिए थे, सब में 2-2 प्रकार के लिए थे, तो 7 दूना कितना होगा, 14। याद देखिए ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। आगे दे गैमेट शुद्धता क्या होता है, गैमेट का मतलब समझ में आ रही है बुआ। गैमेट आपको जब बायोलॉजी में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई जा रही थी तो उसमें आपको समझाया गया था, उस समय बताया गया था कि जो मेल का जो स्पर्म होता है वो क्या होगा, एक युग्मक है, मतलब गैमेट है। फीमेल का भी जो ओवम होता है वो भी क्या होता है, गैमेट होता है, समझ में आ रही है। आगे देखो तो गैमेट शुद्धता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो यही बताए थे, मेंडल जी ही बताए थे। उसके बाद आधुनिक जो जेनेटिक है, जो आज का उत्परिवर्तन जिसको म्यूटेशन हम लोग कहते हैं, इसका सिद्धांत देखी जाए, आधुनिक जेनेटिक के बारे में किसने बताया था, तो टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। पूछता भी है कि आधुनिक जेनेटिक का सिद्धांत किसने दिया, तो टी.एच. मॉर्गन ने। आगे कृत्रिम जेनेटिक के बारे में किसने बताया था, चाहे इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो हरिमोहन खुराना, जिनको शॉर्ट में एच खुराना के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो जेनेटिक शब्द के बारे में किसने बताया, देखो जो गुण मतलब मान लो कि दादा का गुण अगर पोता में आ गया तो इसको कहा जाता था कि खानदानी गुण है, मतलब कुछ ना कुछ, इसका नाम आनुवंशिकी नहीं दिया गया था, इसको जेनेटिक नहीं कहा गया था, समझ आ रही है। मतलब अगर मान लो कि आपके पिता का गुण आप में आ गया, चाहे दादा का गुण आप में आ गया, पर दादा का गुण आप में आ गया, तो इसको कहा जाता है ये खानदानी गुण है, ये गुण है, वो गुण है। तो वाटसन है बोले कि खानदानी गुण है, जमींदारी गुण नहीं है, ये इसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जोहानसन ने बताया था, ठीक है ना। इसको पूरा फाइनल क्लियरली किसने किया था, जेनेटिक्स को, तो जोहानसन ने बताया था। अब देखो हार्मोन शब्द, हार्मोन चैप्टर तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। हार्मोन शब्द के बारे में किसने बताया था, तो बेलिस स्टार्लिंग ने बताया था। किसने, बेलिस और स्टार्लिंग ने। आगे देखो एक जीन एक एंजाइम, एक जीन और एक एंजाइम के बारे में किसने बताया था, तो विडल टैटम ने बताया था। किसने, विडल टैटम ने। तो ये कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछते हैं, इसको हटाइए। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। आपको आनुवंशिकता समझ में आ गई, आनुवंशिकता में विभिन्नताएं क्या होती है समझ में आ गई, ये विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है, भी समझ में आ गई। अब देखो मेंडल साहब 3 तरह के नियम दिए थे। एक तो प्रभाविकता का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी कहते हैं। दूसरा दिए थे पृथक्करण का नियम। तीसरा दिए थे स्वतंत्र विन्यास का नियम। 3 तरह का मेंडल जी नियम दिए थे, और लइकन लोगन के यह ना समझ में आता कि तीनों है क्या नियम। किताब में छितर वितर दिया रहता है, तो बाबू सिंपल से समझना, दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगी।
पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम, इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रभाविता का नियम क्या था, उन्होंने ये देखा कि मटर का एक पौधा लिया लंबा, ठीक है ना, मटर का पौधा लिया लंबा और एक मटर का पौधा लिए छोटा, मतलब मटर का ही पौधा लिए थे लेकिन एक लंबा लिए थे, एक बौना लिए थे। बौना का मतलब जो नाटा था। दो तरह का पौधा लिए थे, लंबा को टीटी लिए और बौना को हमेशा टी लेकर चले। एक बात याद देखिएगा, जब भी यहाँ पर युग्मनज जो बनेगा ना हमेशा जोड़ा में चलता है टी, मतलब जीन जब भी उठाई जाएंगे ना तो जोड़ा में उठाई जाएंगे, ठीक है। अब देखो तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या किए थे कि जो पेड़ उठाए थे दो तरह का, मतलब मटर का पेड़ उठाए थे, एक लंबा में उठाए थे, एक क्या बौना में उठाए थे। दो तरह का मटर का पेड़ लेकर चले थे, लंबा वाले के टीटी और बौना वाले को स्मॉल टीटी से। अब देखो उन्होंने ये देखा कि अगर लंबा वाले को बौना से रिएक्शंस कराते हैं तो उसके दौरान जो संतान उत्पन्न होगा वो क्या होगा। तो उन्होंने ये देखा कि अगर लंबा वाले का छोटे वाले से, मतलब लंबा जो मटर का पौधा है वो छोटे मटर के पौधे से रिएक्शन कराई जा रही थी, तो देखने को मिला कि यहाँ पर जो बना ना वो लंबा ही बन गया। आप कभी कल ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा, अब हालांकि उतना नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, मतलब लड़के लड़की का जब शादी होता है तो पति हमेशा लड़की से क्या होता है, बड़ा होता है, कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। इसके पीछे का रीजन जानते हैं, यही होता है कि अगर लड़का बड़ा होगा लड़की थोड़ा सा भी छोटी होगा ना तो संतान लंबा होगा, बड़ा होगा। देखिएगा ये सिद्धांत आपको यहीं से निकलता है। कैसे, देखो उन्होंने देखा कि लंबा मटर का पौधा ले लिया, ठीक है ना, लंबा मटर का पौधा लिए, बौना मटर का पौधा लिए, दोनों में से क्या किया, बीज निकाल के दोनों का रिएक्शन कराया, फिर जो पौधा जमा वो लंबा ही जम गया। तो उनको ये नहीं समझ में आया कि बताइए यहाँ पर लंबा को नाटे के साथ मिला दिया, मतलब लंबे मटर के पौधे को बौने मटर के पौधे के संग मिला दिया तो भी क्या बन रहा है, तो भी यहाँ पर मिल रहा है लंबा मटर का पौधा बन जा रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ जो बौना है ना, बौना का गुण अप्रभावित रह रहा है और प्रभाव कौन डाल दे रहा है, लंबा वाला डाल दे रहा है। लंबा जौन है यहाँ पर मटर का पेड़, वो क्या कर रहा है, बौने वाले पर अपना प्रभाव पूरी तरह से डाल दे रहा है और उसको दाब दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रभावी कौन हो गया, जो लंबा मटर का पौधा है, और अप्रभावी कौन हो गया, बौना मटर का जो पौधा है। तो इसी रीजन से उन्होंने, इस रीजन से आप समझ भी सकते हैं कि लड़के का जो शादी होता है हमेशा मतलब उससे थोड़ा सा छोटी लड़की से ही होता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि संतान क्या होंगे, थोड़ा सा लंबे लेंगे। हम लोग के समाज में ये प्रथा ही है, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। क्या है कि भाई सबका हाइट धीरे धीरे कम हो रहा है, समझ में आ रही है। देखो तो ये समझ में आ गया आपको कि आखिर जो होते हैं ना, ये इन्होंने प्रभाविता का नियम यही दिया था कि अगर लंबे पौधे का बौने पौधा के संग रिएक्शंस कराएंगे और उनके द्वारा जो संतान पैदा होगा वो रियल में लंबा ही संतान पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लंबा पौधा है वो अपना प्रभाव बौने पर पूरी तरह से डाल देता है, बौने पौधे पर क्या करेगा, अपना प्रभाव डाल देता है। तो इसी कारण से इसको लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। अब क्वेश्चन करता है कि मेंडल साहब के अनुसार प्रभावी कौन होता है। जब मेंडल जो रिएक्शन किए थे मटर को बौने और लंबे को मिलाए थे तो वहां पर प्रभावी कौन था, वहां पर प्रभावी कौन है, लंबा मटर है, और वहां पर अप्रभावी कौन है, तो छोटा जो बौना मटर था वही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आखिर डोमिनेंस थ्योरी क्या है। डोमिनेंस थ्योरी ये कहता है कि जो लंबा मटर का पौधा है वो अपना प्रभाव डालेगा किस पर, बौना पौधा पर डाल देता है। तो ये आनुवंशिकता का, मेंडल का आनुवंशिकता में देखी जाए तो पहला नियम था जिसको उन्होंने बोला था प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी उन्होंने इसका नाम दिया था। तो आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर इनका जो पहला नियम था वो क्या था। पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो उन्होंने पहला जो प्रभाविता का नियम डोमिनेंस थ्योरी दिया था, उन्होंने ये दिया कि जब लंबे पौधे का रिएक्शंस छोटे बौने पौधे के संग कराई जाएंगी ना तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वो लंबा होगा। सोचिए, लंबे का बौने से करा रहे हैं तो भी क्या बन रहा है, लंबा। तो बौने कहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, सिर्फ लंबा वाला अपना प्रभाव पूरी तरह से उसको डाल दे रहा है। तो इसी को उन्होंने बोला प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम हम लोग समझते हैं। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर मान लो कि मैंने लंबे का बौने से रिएक्शंस कराया, लंबा बन गया, लेकिन यहाँ पर जो लंबा बन रहा है ना वो अशुद्ध लंबा बन रहा है। क्यों? क्योंकि लंबा का मतलब पूरा टीटी होना चाहिए, लंबे वाले को पूरा टी दिया, इसका मतलब शुद्ध तो आपका टीटी होगा, लेकिन यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी जो बन रहा है ये अशुद्ध लंबा हो गया, यानी अशुद्ध संकरण इसको कहते हैं। संकरण का मतलब याद रखिए क्रॉस होता है, क्या होता है, क्रॉस में रिएक्शंस कराना। तो उन्होंने इसका नाम दिया था पहला पीढ़ी का संकरण, चाहे पहला पीढ़ी की संतति, यानी इसका नाम दिया था F1। क्या नाम दिया था, F1 संतति। F1 संतति का मतलब हो गया कि पहले पीढ़ी का संतान। क्या नाम दिया था, पहले पीढ़ी का संतान। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट अब समझते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रही है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पर थे,
हम लोग दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ देख रहे थे कि जब लंबे का छोटे से क्या क्या रिएक्शन करा दिया, लंबे का जब छोटे से रिएक्शन कराया मटर के पौधे को तो लंबा बन गया। तो इस पीढ़ी का उन्होंने नाम दिया F1 पीढ़ी, मतलब प्रथम संकरण पीढ़ी उन्होंने इसका नाम दिया था। अब उन्होंने ये सोचा कि अगर मान लो कि जो यहाँ से संतान बना है उन्हीं को आपस में रिएक्शन कराई जाए तब क्या होगा। देखो उन्होंने उसी का आपस में रिएक्शन कराया, टी 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 का टी से करा टी बन गया, टी का स्मॉल टी से करा टी बन गया, स्मॉल टी का टी से करा टी बन गया, स्मॉल टी का टी से करा दिए टी बन गया। मतलब वही जो संतान बना था टी इसी का आपस में रिएक्शन करा के देख रहे हैं। तो वहां पर देख रहे हैं कि 4 तरह का संतान बन जा रहा है, उसमें बोनो बन जा रहा है और लंबो बन जा रहा है। कौन? जो संतान पैदा हुआ है, क्योंकि उसमें भाई प्रभाविता भी था अप्रभाविता भी था। तो याद रखिएगा अप्रभाविता का गुण छुपता नहीं है। अगर मान लो अगर तुम्हारे पापा नाटा है और बेटा लंबा हो गया तो कहीं ना कहीं आने वाला तुम्हारा जो आने वाला तुम्हारा संतान है ना वो कहीं ना कहीं एक ना एक जरूर नाटा जन्म लेगा। ये नहीं है कि आपका नाटा का गुण खत्म हो जाएगा, समझ में आ रही है। अगर आपके पिता में टीबी का गुण है और पूर्वजे से आपका चलते आ रहा है और समझो कि तुम्हारा अगला संतति में टीबी नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कभी ना कभी आने वाले संतान में टीबी होगा ही। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। तो जो प्रभावी है और जो अप्रभावी है, तो प्रभावी का मतलब तो प्रभाव अपना डालवे करेगा, लेकिन जो अप्रभावी है इसका मतलब वो मत समझिएगा कि आने वाला पीढ़ी में वो अपना प्रभाव नहीं डालेगा। इन्होंने यहाँ से ये थ्योरी दिया था। तो उन्होंने ये देखा कि जो संतति बन रही है टी मतलब जो लंबा बना है इसी को आपस में रिएक्शन कराई जाए। तो इसी को उन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्शन कराया टी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये देखा जब टी का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन गया, टी बन गया। इसी टी का जब इस टी के संग कराएंगे तो टी बन गया। अब स्मॉल टी का इसके संग कराएंगे तो टी बन जाएगा। इसी स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो यहाँ पर स्मॉल टी बन जाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि 4 तरह की संतति बन जा रही है और इस 4 तरह की संतति में देख रहे हैं कि लंबा है टी तो लंबा ही होगा, स्मॉल टी है कैपिटल टी भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। देख रहे 3 तरह का लंबा बन जा रहा है, एगो क्या बन जा रहा है, बौना बन जा रहा है। समझ में आ रही बुआ। तो उन्होंने ये देखा कि जब जो प्रथम पीढ़ी का जो संतान पैदा हुआ उनको आपस में रिएक्शन कराई जा रही है, उनको आपस में मिलाई जा रही है और उसके द्वारा जो संतान पैदा हो रहा है उसमें बोनो पैदा हो जा रहा है। क्या पैदा हो जा रहा है, बोनो पैदा हो जा रहा है। तो इसी नियम को उन्होंने क्या दिया था, पृथक्करण का नियम। और मेंडल का ये सबसे पहला नियम कहलाता है। ऊपर का तो प्रभाविता का नियम है, लेकिन मेंडल का सबसे पहला नियम पृथक्करण का नियम है। इसको पहला नियम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको प्रभाविता का नियम को तो समझ, प्रभाव डाल देता है, बोना लंबा कराएंगे तो लंबे होता है, बोना को दाब देता है। लेकिन पृथक्करण का नियम क्या होता है कि जो प्रथम संतति है मतलब जो प्रथम संतान पैदा हुआ उनको आपस में रिएक्शन कराकर मेंडल ने ये देखा तो उनको यहाँ देखने को मिला कि जो गुण पहले छुप गया था अब वो गुण छुप नहीं रहा है, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं उभर के सामने आ जा रहा है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर बौना का गुण छुप गया था, लेकिन जब इनको आपस में रिएक्शन करा दिया तो बौना का गुण सामने आ गया। तो इसको उन्होंने बोला पृथक्करण का गुण। क्यों? क्योंकि जो प्रथम संतति के दौरान जो संतान उत्पन्न हुआ है उनका आपस में रिएक्शन कराया तो 4 तरह के पृथक अलग अलग क्या हो गए, संतान बन जा रहे हैं। देखो एक तो हो रहा है शुद्ध लंबा और 2 हो जा रहा अशुद्ध लंबा। क्योंकि टीटी है तो यह शुद्ध होगा, शुद्ध आपका सिर्फ कैपिटल टीटी होगा, समझ पा रही है। देखो तो शुद्ध लंबा 1 और अशुद्ध लंबा कौगो होगा 2 और शुद्ध बौना कौगो होगा, शुद्ध बौना 1 हो जा रही है। अब देखो अब यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। देखो जीनोटाइप का मतलब क्या होगा, जीनी संरचना हो गया, समझ में आ रही है। मतलब तुम्हारे कोशिकाओं में क्रोमोसोम के कारण से जो गुण आ रहे हैं। और आपका फिनोटाइप का मतलब कितने लक्षण से होगा, इसको लक्षण टाइप भी कही है, लक्षण प्ररूप अनुपात भी कही जाती है। तो इसमें अगर लक्षण देखी जाए बौना और कैपिटल को मिला दिया गया तो 2 ही तरह का लक्षण बने हैं, एक लंबा अशुद्ध छोड़िए, एक लंबा एक बौना। इसका मतलब इसका फिनोटाइप और अनुपात देखेंगे तो 3:1 हो जाएगा। 3 का मतलब लंबा 3 और बौना का 1। लेकिन अगर इसका जीन टाइप देखेंगे कितने तरह के जीव बन जा रहे हैं तो 3 तरह के, शुद्ध लंबा और 2 क्या बन रहा है, शुद्ध बन रहा है, 1 बौना बन जा रहा है। तो 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबा, तीसरा का बौना बन जा रहा है। तो इसका मतलब जीनोटाइप का अनुपात देखेंगे इसमें तो 1:2:1 हो जाएगा, लेकिन फिनोटाइप का अनुपात 3:1 हो जाएगा। इसको लक्षण प्ररूप अनुपात कही जाती है। कितने तरह का लक्षण है, 2 ही लक्षण है, एक लंबा एक बौना, एक लंबा एक बौना। तो फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा, इसको 3:1 हो जाएगा, लेकिन जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पृथक्करण का नियम क्या बताता है कि प्रथम पीढ़ी के जो संतान बनेंगे उनको आपस में रिएक्शन कराएंगे तो अलग अलग संतान पैदा हो जाते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब तीसरा का इनका नियम देखें,
देखो तीसरा का इनका नियम था स्वतंत्र विन्यास का नियम। क्या था? स्वतंत्र विन्यास का नियम। अब देखो स्वतंत्र विन्यास का नियम कोनो हार्ड नहीं है। स्वतंत्र विन्यास के नियम में कहते हैं मेंडल साहब कि जो अप्रभावी है ना, जरूरी नहीं कि वो अप्रभावी के संग ही रिएक्शंस करेगा, मतलब जो अप्रभावी गुण है वो अप्रभावी के संग ही मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं कि अप्रभावी जो है ना प्रभावी के संग भी मिल सकता है, मतलब अप्रभावी प्रभावी के संग मिलकर अपना गुण बिखर सकता है। और जो प्रभावी है वो जरूरी नहीं कि प्रभावी प्रभावी से मिलेगा, वो क्या होगा प्रभावी अप्रभावी से भी मिल सकता है, वो अपना गुण बिखेर सकता है। ये था स्वतंत्र विन्यास का नियम मेंडल का। स्वतंत्र विन्यास का मतलब यहाँ पर अप्रभावी भी स्वतंत्र है और प्रभावी गुण भी क्या है? स्वतंत्र है। समझ वाली? जैसे बौना क्या हो गया था? अप्रभावी था, लेकिन प्रभावी कौन था? लंबा, क्योंकि लंबा बौना का करा दिए तो लंबे बन गया, तो इसका मतलब लंबा बना तो प्रभावी हो गया, और यहाँ बौना बन गया, बौना नहीं बन रहा यहाँ पर तो वो अप्रभावी हो गया। तो यहाँ पर दो तरह के गुण आ गए, एक प्रभावी गुण आ गया, दूसरा अप्रभावी गुण आ गया। तो मेंडल साहब अपने तीसरे नियम में कहते हैं, स्वतंत्र विन्यास के नियम में कहते हैं कि सारा जो गुण होता है ना वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, ये सब स्वतंत्र होते हैं अभिक्रिया करने के लिए। अप्रभावी प्रभावी के संग कर सकता है, अब प्रभावी अप्रभावी के संग कर सकता है, एकदम फ्री है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या? एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं। स्वतंत्र विन्यास का नियम होता है कि प्रभावी गुण अप्रभावी के संग मिलकर संतान पैदा कर सकता है, और अप्रभावी गुण प्रभावी के संग मिलकर संतान पैदा कर सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको समझ में आ गई प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विन्यास का नियम। अब जैसा हम लोग थोड़ा सा जैव विकास के बारे में समझ लेते हैं। अब देखते हैं जैव विकास के बारे में। देखो जैव विकास में हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे मनुष्यों का धीरे धीरे विकास हुआ, मतलब कैसे आनुवंशिकी जो गुण है ना वो अपने आप में चेंज अप करते आया। ठीक है, इसके सिद्धांत को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिक अपना सिद्धांत देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं जैव विकास है क्या। देखो जैव विकास क्या है, तो समय अनुसार और वातावरण के अनुसार जो मनुष्य में जो जीवों में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर मनुष्य में लेकर चलते हैं तो किशोरावस्था के बाद क्या होता है? परिवर्तन ही परिवर्तन होने लगते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे क्या होता है? उसमें परिवर्तन होता है, बाल उगने लगते हैं, चलने लगता है, फिरने लगता है, हाथ बढ़ने लगते हैं, कान बढ़ने लगता है, आंख बढ़ने लगता है, नाक बढ़ने लगता है ना। यहाँ पर मतलब जो अपने आप परिवर्तन होता है, जो प्रकृति के द्वारा परिवर्तन हो रहा है और जो वातावरण के कारण परिवर्तन हो रहा है, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब कहलाते हैं जैव विकास कहलाते हैं। तो अपने आप प्रकृति के द्वारा जो आप में परिवर्तन हो रही है, जीवों में परिवर्तन हो रही है, आज जो वातावरण के अनुसार परिवर्तन हो रही है, वातावरण के अनुसार परिवर्तन। जैसे मान लो कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उस समय देखिएगा उसका शरीर कितना मतलब एकदम नाजुक होता है, कोई सौ मिसेगा टूट फूट जाएगा, एकदम मिसा जाएगा, हलवा नहीं देखिएगा। लेकिन अब कोई मिस कर दिखाए नहीं मिसाएगा, क्योंकि वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ा है। तो ये होता है अपने आप और वातावरण के कारण जो आप में विकास होता है ना, वही विकास वही डेवलपमेंट आपका क्या कहलाएगा? लाइफ डेवलपमेंट कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। तो कह सकते हैं बाहरी वातावरण सॉरी आप कह सकते हैं कि जो बाहरी वातावरण है और जो अपने आप विकास मनुष्य में होता है वही आपका कहलाता है जैव विकास। अब देखो जैव विकास के बारे में बहुत सारा वैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं। सबसे पहले सिद्धांत देते हैं कि लैमार्क बोलते हैं क्या है कि लैमार्क ये बोलते हैं कि किसी भी मनुष्य का अंग जो होता है ना, अगर उस अंग पर वो बहुत ज्यादा कार्य करता है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे उन्होंने जिराफ के बारे में बताया, उन्होंने जिराफ के बारे में बताया कि जिराफ का जो गर्दन था एकदम छोटा था बकरी नियर, लेकिन आज जिराफ का गर्दन देखिएगा बहुत लंबा लंबा होता है, देखते हैं ना। तो जिराफ के बारे में उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ये देखा कि जो जिराफ था, पेड़ पौधे धरती पर क्या हो गए? खत्म हो गए, हरियाली खत्म हो गया। तो जिराफ जो बकरी टाइप का था वो क्या किया? अपना गर्दन ऊपर कर करके लटक के पेड़ पौधे का फल उल पत्ता उत्ता खाने लगा। तो भाई क्या होगा ना कि लटक के खाने से क्या होगा कि 1 इंच 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसका गर्दन बढ़ने लगा। तो उसके संतान जो पैदा हो रहे थे ना, उसका गर्दन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबा होते गया। और एक दिन ऐसा समय आ गया कि ये जो हिरन होते, जिराफ होते हैं, इनका गर्दन क्या होता है? बहुत लंबा लंबा होता है। तो उन्होंने यही उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया था। उपार्जित अंग का मतलब क्या होता है कि जिस अंग के द्वारा आप काम करेंगे, जिस पर जोर डालेंगे, वो अंग धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारे वैज्ञानिकों का क्या हो गया? धारणा, वैज्ञानिक ने इनकी धारणा को गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। अभी देखिए लेमार्क जो थे ना, वो एक किताब लिखे थे जिनका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिका था। फिलोसफिक जूलॉजिकल बोल सकते हैं, चाहे जूलॉजिका बोल सकते हैं, जूलॉजी के फिलोसफिक जूलॉजिक इनका क्या था? किताब था। और ये लेमार्क बोलते हैं कि उपार्जित अंग मतलब उपार्जित अंग का मतलब होता है, उपार्जित अंग का मतलब होता है कि जिस अंग पर आप काम करेंगे वो अंग आपका बढ़ जाएगा, और जिस अंग पर आप काम नहीं करेंगे वो अंग आपका नहीं बढ़ सकता है। जैसे उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया कि जिराफ अपना गर्दन ऊपर कर करके भोजन करती है, भोजन खाते रहती है, जिसके कारण से उसका गर्दन क्या हो गया? बहुत लंबा हो गया आने वाले पीढ़ी में। और वही सांप जो है ना अपने पैर का यूज नहीं करता है, जिसके कारण से सांपों का पैर देखिएगा होता ही नहीं है।
तो उन्होंने ये सारी बातें बताया था कि जिस अंग का मनुष्य यूज नहीं करता वो छोटा रह जाता है, और जिस अंग का मनुष्य यूज करता है वो बहुत क्या होता है, लंबा हो जाता है। जैसे जिराफ ने गर्दन का यूज किया, गर्दन बहुत लंबा लंबा। सांप ने क्या किया, अपने पैर का यूज नहीं किया तो सांप का पैर गायब हो गया, छोटा हो गया धीरे धीरे। तो उन्होंने यही सिद्धांत दिया था। लेकिन ये इंग्लैंड के कुछ वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइसन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वाइसमान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके सिद्धांत को काट दिया साफ। उन्होंने जानते क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने बोला कि अगर मूस का पोछ हम लोग एक काम करते हैं, उन्होंने बोला कि लेमार्क साहब एक बात समझिएगा ध्यान से कि आपने ये बोला कि जिस अंग का मनुष्य यूज करता है वो अंग बढ़ जाता है, जिसका यूज नहीं करता वो अंग छोटा हो जाता है। तो लाई समान ने ये बताया कि मैं काम करता हूँ, उन्होंने मूस ले आया और मूस का पोछ काट दिया तो उसका जो संतान पैदा हुआ उसको मूछ वाला पूछ वाला पैदा हो गया। मतलब उन्होंने जो जो मूस लाया था, जो चूहा लाया था, उसका पोछ वो क्या किए, काट दिए। अब कहे कि इसका जो संतान पैदा होना चाहिए बिना पूछ वाला पैदा होना चाहिए, तो उसका संतान पूछ वाला पैदा हो गया। उन्होंने ऐसे ही जो संतान पैदा हो रहा था ना उसका पूछे काट दे रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि क्योंकि भाई जो मूस है उसका क्या, अगर पोछ काट देंगे, उसका पोछ काट देंगे तो रियल में लेमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए, पोछ उसका नहीं होना चाहिए। मान लो 1 संतान में होगा, 2 संतान, 3 संतान में होगा, लेकिन उन्होंने 21 पीढ़ी तक देखते रह गया था। 21 पीढ़ी का मतलब समझते हैं, उसके एक मूस के 21 को संतान को देखते रह गए तो उसका पूछ काटते रह गए थे। लेकिन ऐसा कोई भी उनका चूहा पैदा नहीं हुआ था जिसका पूछ ना हो, सभी चूहे के पास क्या था, पूछ था। तो उन्होंने क्या किया, इनके सिद्धांत को, लेमार्क के सिद्धांत को काट दिया। कौन, लाई समान ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, काट दिए। उन्होंने गलत साबित कर दिया। अब हम लोग भारतीय भी बड़ी कम नहीं है, हम लोग भी चालाक है, हम लोग भी बोल दिए कि गलत है। कैसे, जैसे देखिएगा लड़की लोग हमेशा क्या करती है, कान छिदवाती है। तो हम लोग भारतीय ने क्या किए, हम लोग भारतीय ने ये शर्त रखे लेमार्क साहब से कि देखिए हम लोग हमेशा कान छिदाते हैं, तो कहे नहीं कोई ऐसा संतान पैदा होता है कि जिसका कान हमेशा से छेदाइले हो। तो ऐसा कोई संतान पैदा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब धीरे धीरे लड़की लोग क्या होती है, बड़ा होती है तो कान छेदवा लेती है। आई हमेशा होता है, जब घर में कोई लड़की पैदा होगी, बड़ी होगी, उसका कान छेदवाना होता है। समझ में आ रही है। तो आखिर ऐसा कोई संतान क्यों नहीं पैदा लेता है कि उसका कान छेदैले है, क्योंकि आपने ये बताया कि जिसका यूज करता है मनुष्य वो अपने आप बड़ा हो जाता है। तो भाई कान में हमेशा छेद कराता है लोग, तो कानों में तो छेद जन्म लेते होनी चाहिए। तो हम भारतीय लोग भी क्या किए, लेमार्क के कंडीशन को, लेमार्क के सिद्धांत को काट दिए। तब इनके सिद्धांत को आगे व्याख्या करी गई, जो था डार्विन, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इनके सिद्धांत को व्याख्या किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये सिद्धांत भी था, इनका किताब भी था। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब किसने लिखा था, तो डार्विन ने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने। अब देखो ये देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब इनका जो सिद्धांत था ना, बहुत लोग मान भी लिए थे, ठीक है ना। लेकिन रियल में जो सिद्धांत माना गया था वो था हुगो डी ब्रिज का, ठीक है। हम लोग पहले डार्विन का समझते हैं। डार्विन कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, मतलब मनुष्य जिस माहौल में रहता है उसी के अनुसार उसका अंग बढ़ने लगता है, उसी के अनुसार उसका अंग मजबूत हो जाता है, उसी के अनुसार उसका अंग काम करता है। जैसे हम लोग का सैनिक जो है जम्मू कश्मीर में क्या होता है, बहुत ठंड गिरती है, गर्मी के दिन भी होता है, ठंडी वहाँ पर गिरती रहती है, समझ में आ। तो वहाँ का हम लोग के सैनिक को आदत हो गया ठंड में रहने का, हम लोग जाएंगे तो मर जाएंगे, वही जाएगी। अगर हेठ ठंडी में चले जाएंगे तो और दब के हम लोग वहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं उनको कोनो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनका शुरू से आदत बन चुका है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हो गया, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब प्राकृतिक चुनाव हो गया, ठीक है ना। प्राकृतिक चुनाव का मतलब मनुष्य जिस माहौल में रहता है उसी माहौल के अनुसार वो क्या होता है, ढल जाता है। तो इनकी बातों को क्या किया, लोग मानने लगे। जैसे अगर लोहार है कोई व्यक्ति, या वो लोहा ठोक ठाक करने का काम कर दे, उसका हाथ क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जिस चीज में मतलब जिस माहौल में रहेगा वो उसी माहौल का बन जाएगा। अगर घर में कोई लड़का चोर नहीं है, अगर वो 10 को चोर के संग रह रहा है ना, तो चोर बनिए जाएगा। अगर कोई लड़का चोर है, वो अच्छे लोगों के साथ रह रहा है तो वो अच्छा बन जाएगा। तो उन्होंने, डार्विन ने यही सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, कि जिस माहौल में जीव रहेगा उस माहौल का वो बन जाएगा। समझ में आ रही है। देखिए तो डार्विन का ये सिद्धांत बहुत लोग मान भी लिए थे। और एक डार्विन पूछता है क्वेश्चन कि डार्विन फिंच किससे संबंधित है, तो बर्ड मतलब चिड़िया से संबंधित है। तो आगे देखिए, अब इनके सिद्धांत को बहुत लोग मान भी लिए थे, लेकिन आगे देखिए अब तीसरा सिद्धांत जो आया था वो हुगो डी ब्रिज का सिद्धांत आया था। किनका, हुगो डी ब्रिज का। ये सिद्धांत दिए उत्परिवर्तन का मतलब म्यूटेशन का सिद्धांत दिए। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, देखो म्यूटेशंस का अगर मतलब हम लोग समझे तो म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, एक बाग परिवर्तन हो जाना। हाँ
हम लोग में क्या एक बैग परिवर्तन हो जाए। जैसे मनुष्य कैसे बना, हम लोग किसके मतलब प्रजाति, हमारे पूर्वज कौन है, तो हमारे पूर्वज बोलता है सब कि हिंदू है मुस्लिम है। हमारे पूर्वज कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, चिंपैंजी थे, हम लोग उसी से जन्म लिए हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम शुरू से हिंदू है मुस्लिम है, ई है वो है। अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ो, तुम्हारा पूर्वज जो है रियल में चिंपैंजी बंदर है, उसी से हम लोग का जन्म हुआ। किसके द्वारा, तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन के द्वारा जन्म हुआ है। ये आनुवंशिकता गुण आ गया। समझ में आ रही। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो समझो, अगर मान लो बाई चांस आपकी शादी हुई है, ओके, आपका विवाह हो चुका है, सिंपल समझिएगा, आपका विवाह हो चुका है और आपकी जो पत्नी है उनसे जो बच्चा पैदा हुआ ना, समझो कि पंख वाला पैदा हो गया। साहब ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान लो कि किसी वजह से पंख वाला पैदा हो गया ना, और उसके बाद आपका कोई भी बच्चा पंख वाला पैदा नहीं हुआ, तो जो बच्चा पंख वाला पैदा हुआ है ना कहीं उसका जितना भी संतान सब आएगा ना, वहाँ आनुवंशिकता वाला गुण लगेगा और वहां से एक अलग संतान पैदा हो जाएगा। वो पंख वाला अपना क्या करेगा, माहौल बना लेगा। क्योंकि आजकल जनसंख्या बढ़ाने में हिंदुस्तान जो है ना रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। समझ में आ रही। कहने का मेरा मतलब क्या है कि डायरेक्ट परिवर्तन हो जाना। किसी लड़के की शादी हुआ, मनुष्य ही नहीं जन्म लेकर कुछ और ही जन्म ले दिया है। वो पंख वाला लड़का जन्म ले लिया, पंख वाला लड़की जन्म ले, परी जन्म ले लिया। समझो कि एक मनुष्य कोख से अगर परी जन्म ले लेता है तो समझो जन्म तो लेना चाहिए, परी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लिया पंख वाला। अगर परी जन्म ले लिया तो कहीं ना कहीं भविष्य में उसका आने वाला पीढ़ी का एक समाज हो जाएगा, पंख वाला मनुष्य इस दुनिया पर चला आ जाएगा। ऐसा ही हम लोगों में भी परिवर्तन हुआ था, उत्परिवर्तन अचानक हुआ था। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बंदर धरती पर बहुत ज्यादा थे, तो उसमें बंदर बहुत सारे जन्म लेते थे। एगो बंदर निकल गया, कौन सा, खड़ा होकर चलने वाला, हिलने डोलने वाला बंदर निकल गया धरती पर। वही अपना संतान बनाते 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 आज पूरी दुनिया में मनुष्य राज कर रहा है। लेकिन रियल में हम लोग किसके पूर्वज है, हम लोग बंदरों के पूर्वज है। मतलब हम लोग का पूर्वज कौन है, बंदर हम लोग का पूर्वज है। यानी जो चिंपैंजी बंदर हुआ करते थे वही हमारे रियल में पूर्वज थे। हम लोगों में क्या, बंदरों में क्या होगा, उत्परिवर्तन हो गया। उन्हीं बंदरों से एक बंदर ऐसा जन्म ले लिया, जो चलने का काम कर रहा था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और वही पूरे मनुष्य का विकास कर दिया। समझ में आ रही है ना। देखो तो वही जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, पंख वाला हो सकता है हमेशा जन्म ले रहा है, आपका लड़का लड़की जन्म ले रहा है, और इस बार जन्म जो ले लिया ना, अगर लड़की जन्म लिया तो पंख वाला जन्म ले लिया, तो भविष्य में आने वाला उसका एक समाज हो जाएगा, पूरा पंखे वाला पूरा लड़का लड़की हो जाएगा, एक समाज बन जाएगा उसका। तो वैसे ही मनुष्य के संग हुआ था, उसमें बंदर हुआ करते थे इस धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में। हाँ सुने ना, डायनासोर का अंत हो गया था, तो डायनासोर अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से उसका अंत हो गया। बंदरों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, डायरेक्ट उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन जिसको म्यूटेशन कहते हैं, मतलब म्यूटेशन का मतलब अचानक परिवर्तन हो जाना। तो बंदरों के बीच में एक ऐसा बंदर ले लिया जो उठकर चलने लगा। तो सब जो बंदर उड़ता है ना, वो चलता है, सब पेड़ पर चढ़ता है, हम लोग उसी के प्रजाति के। हम लोग पेड़ पर नहीं चढ़ते, उसी सब का गुण हम लोग के पास भी है। आज भी आपका ये बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना और दांतें काटना, ये सब किसका निशानी है। आपका देखिए दो चार वो दांत राक्षस ने निकलता है यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं, फाड़ने वाला दांत कहते हैं। समझ में आ रही है, ये फाड़ने वाला दांत जिसको भेदक कहते हैं। तो आज भी हम लोगों में पशुता का गुण है, ऐसा नहीं कि पशुता का गुण हम लोगों में क्लियरली खत्म हो गया। आज भी हम लोग के अंदर पशुता का गुण विद्यमान है। समझ में आ रही हुआ। तो उत्परिवर्तन का मतलब क्या, डायरेक्ट परिवर्तन हो जाना। जैसे बंदरों में से एक ऐसा बंदर डायरेक्ट जन्म ले लिया जो मनुष्य का रूप धीरे धीरे धारण करने लगा, चलने लगा, फिरने लगा, खाना खाने लगा। समझ में आ रही है। तो उत्परिवर्तन का मतलब डायरेक्ट परिवर्तन, और इसी को सबने मान लिया कि हाँ जी ये बात सही बोल रहा है। कौन, हुगो डी ब्रिज सही बोल रहा है कि हाँ मनुष्य में क्या हो गया, उत्परिवर्तन हुआ, बंदरों में क्या उत्परिवर्तन हो गया। ओके, ये आपको समझ में आ गई। अब जैसा हम लोग समझते हैं जाति उद्भव के बारे में समझते हैं। देखो जाति उद्भव में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक समजात अंग, दूसरा का असमजात अंग पढ़ना है। देखो समजात अंग का मतलब क्या होता है, जिसका अंग समान हो लेकिन काम अलग अलग हो, जिसका अंग समान हो जिसका काम अलग अलग हो। जैसे मान लो हम लोग लेते हैं चमगादड़ का पंख, मनुष्य का हाथ, हाथी का पैर, भाई ये तो अंग समान है। देखिएगा स्टार्टिंग में पतला होता है, धीरे धीरे आकर इससे सबका पंजा निकला रहता है। वो किसी का भी, हाथी का भी होगा तो पंजा निकला रहता है, मनुष्य का भी होगा तो पंजा निकला रहता है। लेकिन मनुष्य अपने हाथ से जो काम करता है वो शेर अपने हाथ से वो काम नहीं करता है। शेर काम करता है फाड़ने का, हम लोग काम करते हैं मारने का। शेर काम करता है उससे खाने का, हम लोग काम करते हैं उससे लोहा पीटने पाटने का। हम लोग का जो काम है वो शेर का हथेली से अलग पड़ जाता है। समझ में आ रही है। तो ऐसा आपको अंग लेकर चलना है जिसकी उत्पत्ति तो समान हुई है लेकिन उसका कार्य जो है ना अलग अलग है। और दूसरा का हम लोग देखते हैं असमजात अंग, या इसको समरूप अंग भी कही जाती है। देखो असमजात अंग का मतलब क्या होगा, जिसका कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति सेम हो, मतलब अंग अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो। जैसे आप देखिएगा पक्षी का जो पंख होता है, जो तितली का पंख होता है,
तो पक्षी का 2 गो पंख होता है, तितली का 4 गो पंख होता है, 2 गो छोटा पंख होता है और 2 गो बड़ा पंख होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्पत्ति अलग अलग हो जा रही है। किसका? तितली का जो पंख है, जो कीट का पंख है, ठीक है ना, जो तितली का पंख है, जो पक्षी का पंख है, तितली का 4 गो पंख, 2 गो छोटका 2 गो बड़का, और पक्षी के 2 गो पंख बड़के होता है। तो यहाँ पर इन लोगों का उत्पत्ति अलग अलग हो जा रहा है, उसमें 2 गो पंख, इसमें 4 गो पंख, उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन दोनों काम एक ही करते हैं, उड़ने का। तो ये क्या हो जाएगा? असमजात अंक हो जाएगा, असमजात अंग हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई समजात अंग क्या है, असमजात अंग क्या है। तो इस तरह से आपका आनुवंशिकी का जो भी बेसिक बातें था, जो भी नियम था, जो भी चैप्टर्स का बेसिक बातें था, और जो हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन करता है, जैसे रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, नीट हो गया, बीपीएससी एग्जाम हो गया, अब बोर्ड एग्जाम हो गया, सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब फिर मत बोलिएगा कि आनुवंशिकी फिर पढ़ाइए आप। तो आनुवंशिकी इस तरह से बायोलॉजी का जो चैप्टर्स था, ये बेसिक्स आपका क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।